अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर मैंने आपको कल एक पास पेपर का सवाल दिया था एंड होपफुली आपने वो सही किया होगा, बट बिफोर यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे फोकस करना होता है कि वो पूछना क्या चाहता है। आए जी फोकस कर लेते हैं यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें सबसे पहले वो लिख के देता है कि कंप्यूट करके दें अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। सही है जी, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। अब रिक्वायरमेंट पे आप जरा अगर गौर फरमाएं तो वो आपको स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपने सिर्फ मुझे ये बताना है बगैर किसी होशियारी के कि एक साल की बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी। मैं आपसे एसेट की कैपिटलाइज अमाउंट पूछ ही नहीं रहा। तो आप सिंपलिसिटी में मुझे बता दें एक साल में जितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी उसकी अमाउंट क्या होगी। तो सर अगर मैं ये कहूं तो ये बात गलत नहीं होगी कि आपने जो बोरिंग कॉस्ट निकालनी है वो जुलाई 2012 से लेकर 30 जून 2013, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि उसका ईयर एंड क्या है 30 जून 2013 और ये कुल मिला के हो गया पूरा एक साल। फॉर द ईयर उसने आपसे पूछा है तो हम बाकी चीजों को इग्नोर करेंगे, पर इग्नोर करने से पहले भी देखना है कि सवाल की थीम क्या है। पर सर इस सवाल को करने से पहले आपने कुछ चीजें अपने जहन में रखनी है। देखें आज तक हमने ये कहा था कि एक कंपनी थी, सही है जी, हमने कहा सर ये है CHL। सही है जी, CHL कैसे निकाला सर आपने, ये भाई CHL ये कंफर्ट हाउसिंग लिमिटेड। सही है जी, ये हम जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। CHL गया किसके पास, बैंक के पास। CHL चला गया सर बैंक के पास। अच्छा बैंक से ही क्या लेगा भाई, लोन, चाहे वो लोन स्पेसिफिक हो या जनरल हो। स्पेसिफिक हो या सर जनरल हो। सही जी, ये तो हो गई यहां तक की बात। अच्छा भाई ये फिर उठा के इसी बैंक के पैसे किसको देगा। सही जी सर, ये यही पैसे उठा के देगा सर टेक्निकली कॉन्ट्रैक्टर को। ऐसा ही है, तो सही लिख लेते हैं। सही जी, कॉन्ट्रैक्टर को उठा के दे देगा। हमने कहा तो इसको भी कलर कर लेते हैं और इसको भी कलर कर लेते हैं। तो ये क्यों रह गया, सही है जी भाई। CHL है, थ्री पार्टी रिलेशन था। CHL बैंक से लोन लेगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देगा। बट अब जो ये सवाल है इसके अंदर एक और पार्टी है, इसके अंदर एक और पार्टी है और सर उस पार्टी का नाम है कस्टमर। उस पार्टी का नाम है कस्टमर, यानी सर अब जो CHL के पास पैसा आ रहा था वो आज तक बैंक के पास से आ रहा था। बट सर ऐसा भी हो सकता है कि अब जो पैसा आए वो कौन दे, कस्टमर दे। क्योंकि लेट से अगर मैं कोई हाउसिंग स्कीम बनाता हूं तो आपने ये देखा होगा, अगर मैं कोई हाउसिंग स्कीम बनाता हूं तो आपने ये देखा होगा कि भाई हाउसिंग स्कीम जो बंदा बना रहा होता है तो वो एक पेमेंट प्लान बना के देता है कस्टमर्स को कि भाई आपको घर चाहिए तो आप पहले डाउन पेमेंट करेंगे, फिर ये आपकी किस्तें होंगी, सारी चीजें। तो यानी सर समझने की बात ये है कि अब जो पैसे का फ्लो है टूवर्ड्स कंपनी वो बैंक की तरफ से भी आएगा, कस्टमर्स की तरफ से भी आएगा। तो आपने इसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। चलें जी, अब इसको रीड करते हैं। वो कह ये रहा है कि भाई एक हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क करेगा स्मार्ट इंजीनियर्स। सही है, स्मार्ट इंजीनियर्स टेक्निकली इज माय सप्लायर, जो कॉन्ट्रैक्टर है। और इस लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है जुलाई 2012 को। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड एट 250 मिलियन एंड द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड बाय 30 जून 2014। यानी जो रिक्वायरमेंट है उसके भी अगले साल, जो रिक्वायरमेंट है उसके भी अगले साल। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। बोला 1 अप्रैल 2012 को, यानी सर इससे भी पहले, जो मेरा साल का शुरू है उससे भी पहले 1 अप्रैल 2012 को, सही है जी, हमारे पास रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है कितने की, 100 मिलियन की। याद रखिएगा रनिंग फाइनेंस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने पहले दिन पे पैसे निकाल लिए हो। रनिंग फाइनेंस का बच्चों मतलब ये है कि आपके पास ये लिमिट अवेलेबल है, आप जब चाहे इसमें से पैसे निकाल सकते हैं एज एंड व्हेन नीडेड। आगे फिर मैंने कहा
इसके ऊपर जो मार्कअप की परसेंटेज है वो 14% है और लोकल बैंक से लिया गया है, कोई मसले वाली बात नहीं है। द रिसीट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम द अबव अकाउंट अप टू 30 जून 2013 आर एस फॉलोज, यानी बोल रहा है कि भाई कुछ रिसीट्स बताई हुई हैं, कुछ पेमेंट्स बताई हुई हैं। अच्छा, अब इस सवाल में ना एक बेवकूफ़ी है, इस सवाल में एक बेवकूफ़ी ये है जो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब ये करें, क्योंकि खैर पुराना फाइनल का सवाल है और FAR 2 लेवल का सवाल है, जब पहले ये FAR 2 में हुआ करता था। इसमें देखें बेवकूफ़ी ये कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है आपका जुलाई 1 2012 पे, सही है ना, और आप उसको पैसे दे रहे हैं 25 मिलियन 30 अप्रैल 2012 पे। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो खैर अब सवाल की थीम है तो है, क्योंकि आपका इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि 1 साल की बोरिंग कॉस्ट बतानी है तो आप सिर्फ उसकी पंचायत कर लें। खैर मैंने आपको ये बता दिया, अदरवाइज को ये कहना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट पहले एंटर हुआ है, सही जी, और फिर काम शुरू हुआ, काम भले लेट शुरू करवा ले। ये क्या बात हो गई कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी विदाउट एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो किस बेस पे की है? तो इस चीज को खाली समझाने के लिए मैंने आपको बताया। खैर आगे, अब अगर मैं ये बात कहूँ आपसे, अब अगर मैं बात कहूँ ये आपसे कि सर मुझे तो 1 साल की वर्किंग करनी है, तो 1 साल की वर्किंग करने के लिए मैं अगर यहाँ पर स्पेसिफिक बोरिंग की बात करूँ तो सर यहाँ पे देखिएगा रिसीट अकाउंट के अंदर 12% का लोन लिया गया है, कितने का? 30 मिलियन का। कौन सी तारीख पे? सर 1 अप्रैल 2012 पे। पर अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज रुक के बताऊं कि अगर आपने 1 अप्रैल 2012 के ऊपर लोन ऑब्टेन किया है, सही है जी, वो भी स्पेसिफिक, सही जी, वो भी कितने का? 30 मिलियन का। तो 30 मिलियन के ऊपर, 30 मिलियन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, सही जी, टिल 30 जून 2012, 30 जून 2012 यहां तक जो बच्चों इंटरेस्ट लगेगा उसका कुछ भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट तो 1 जुलाई 2012 से लेके 30 जून 2013 तक की है। बट खैर समझने के पर्सपेक्टिव से ये देख लें कि ये लोन रीपे कब हो रहा है। तो ये लोन रीपे हो रहा है 31 दिसंबर 2013, यानी 30 जून जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके भी 6 महीने बाद। तो अल्लाह का शुक्र है कोई रीपेमेंट इसकी आपके बीच में नहीं आ रही है, तो यही वो अमाउंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा 30 मिलियन की। खैर आगे देखिएगा, तो मैंने कहा कि सर अगर मैं इसको डायरेक्टली जुलाई 1 2013 से शुरू करूं, 13 के लिख दिया यहाँ पे, 12 से शुरू करूं, तो सर मैंने कहा 30 मिलियन पे सलन जो इंटरेस्ट लगेगा 12% का, वो चला जाएगा पूरे कितने महीने? 12 महीने। अच्छा 12 महीने का मतलब है जुलाई 1 2012 से लेके 30 जून 2013। अच्छा जी सर, हमने कहा 30 मिलियन इंटू 12% इंटू 12/12, तो सर मुझे बताएं ये आ गया 3.6 मिलियन का। सर आपने इसको पूरे 12 महीने क्यों ले लिया भाई? पेमेंट इसकी उसके भी अगले 6 महीने में है, तो आप ये तो भी तो समझें कि भाई इसकी कोई रीपेमेंट नहीं हुई। बट यू नीड टू लुक एट, कि सर कोई इंटरप्शन पीरियड तो नहीं था। मैं सवाल में गया, मैंने कहा सर देख लेते हैं, मैंने कहा सर सवाल के अंदर अगर मैं देखूं, ड्यू टू एन ऑब्जेक्शन रेज बाय द बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंड हो गया था 1 मार्च से लेके 31 मार्च। सर देखें ये तो आपका अपना भंड है ना, ये जो ऑब्जेक्शन रेस किया गया है, ये ऑब्जेक्शन रेस करने पे जो काम रुका वो उस एसेट के बनने के लिए लाजमी नहीं था। तो जब वो उस एसेट के बनने के लिए लाजमी नहीं था, तो हाउ यू गाइस कैन से कि ये नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड है? तो इसमें से इस 12 महीने में से आप 3.6 को डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो आप कहेंगे जो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट आता है वो आता है सर आपका 3.3, सही है जी। और आप कहेंगे जो बकाया 1 मंथ का इंटरेस्ट आता है, सही है जी, वो कितना आता है सर? 3.6 में से आप माइनस कर दें 3.3, तो आपने कहा 0.3। तो सर आपने कहा ये जो 1 मंथ का इंटरेस्ट है ये कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में, और ये क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। सर हमारी अप्रोच अभी भी वही है, पहले यू गाइस नीड टू लुक एट द स्पेसिफिक बोरिंग देन जनरल बोरिंग। खैर अब हम करेंगे सरप्लस की वर्किंग, अब हम करेंगे सरप्लस की वर्किंग। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ,
इसके पहले के 3 महीने में क्या हुआ, अप्रैल में जून, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और सवाल में अलग भंड है एग्जामिनर के कि भाई वो बोल रहा 30 अप्रैल को पेमेंट कर दी, भाई हाउ पेमेंट कैसे कर दी, एग्रीमेंट आपका बाद में साइन हो रहा है। बखैर अगर मैं ये कहूँ पहले पेमेंट कर दी हो, काम के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो फिर हमारी प्रिजम्पशन हुई काम शुरू हो चुका होगा 30 अप्रैल को। सही है जी, तो ये बात याद रखिएगा। खैर अब मैं आ गया सरप्लस वर्किंग पे। तो सर सरप्लस वर्किंग के अंदर आप ये देखें कि आपके पास, क्योंकि फॉर द ईयर की कहानी आपने करनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट है, तो जुलाई 1 2012 के ऊपर आपके पास जो बैलेंस है वो कितना अवेलेबल था। अच्छा सर अगर मैं यहाँ पे फोकस होके देखूं तो मेरे पास जो 30 मिलियन मैंने निकाले थे, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास अपना पैसा तो है ही नहीं, जो 30 मिलियन मैंने निकाले थे 1 अप्रैल को, उसमें से मैंने 25 मिलियन की रीपेमेंट कर दी, यानी पेमेंट कर दी किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। तो कुल मिला के क्या आप ये बात मानते हैं कि मेरे पास इस दिन पे 5 मिलियन का सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल होगा। अगेन देख लें, डेट वाइज देख लें, 1 अप्रैल को बैंक से पैसे लिए, सही है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई बैंक से पैसा कितना लिया भाई, 30 मिलियन। उसमें से आपने कॉन्ट्रैक्टर को कितना दिया, 25 मिलियन। बचा कितना, 5 मिलियन। ये बात आप याद रखिएगा कि पहले तो 30 मिलियन के ऊपर एक महीना सीधा सीधा इनकम मिली होगी। क्यों सर, क्योंकि भाई एक महीना आपने जो पैसे रखे हैं उसमें से कुछ डिडक्शन नहीं हुई थी, कुछ पेमेंट नहीं गई थी। तो देखिएगा यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको दिख भी रहा है बच्चों कि 30 मिलियन 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक प्रिवेल किए होंगे, उसमें से फिर ये पेमेंट हुई होगी, फिर मई और जून 2 महीने का इंटरेस्ट लगा होगा। बट अगेन जो 2 महीने का इंटरेस्ट लगा होगा वो पिछले साल में फॉल कर रहा है, क्योंकि ईयर एंड खत्म हो चुका है। मैं आ चुका हूँ इस साल, क्योंकि मुझे उसने फॉर द ईयर ही पूछा है, बस दैट्स इट। तो क्या मैं कह सकता हूँ अभी भी ये 5 मिलियन का ही बैलेंस स्टैंड स्टिल होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए। अब अगली पेमेंट्स देखूं तो एक सितंबर को आ रही है, डाउन पेमेंट आ रही है, रिसीट है वो सितंबर में, और नीचे देखो जुलाई आ रहा है। तो सर पहले जुलाई आ रहा है ना, पहले पेमेंट आ रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि 5 मिलियन पे जो मुझे सूद मिलेगा इंटरेस्ट इनकम की मद में, वो कितना है सर, 8%। और मैं इसको करूंगा 1/12। तो सर मैंने कहा 5 इंटू 8% इंटू 1/12, क्या गया 0.033। सर एक महीना क्यों रोक दिया आपने, तो मैंने कहा 1 जुलाई को अगर मेरा ईयर शुरू हो रहा है, तो 1 जुलाई को जो ईयर शुरू हो रहा है, तो मुझे 31 जुलाई 2012 पे एक रीपेमेंट भी तो करनी है। तो मैंने क्या कहा, 31 जुलाई 2012 के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की। सर ये भी बता दें कितनी की, सर आपने की है 35 मिलियन की। सही है जी, ये आपने की है सर 35 मिलियन की। अच्छा अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो सर टेक्निकली मैं आ गया 30 मिलियन के डेफिसिट में। हाँ भाई कितने में आ गया, 30 मिलियन के डेफिसिट के अंदर। अच्छा डेफिसिट ये अराइज हुआ है सर आपके पास 31 जुलाई 2012 के ऊपर। सर क्या मैं ये इस काबिल था कि मैं पैसे निकाल पाऊँ, सर आप देख लें आपके पास लिमिट अवेलेबल है, आपके पास लिमिट अवेलेबल 100 मिलियन की। तो जब 100 मिलियन की आपके पास लिमिट अवेलेबल है तो आप उसमें से 30 मिलियन विड्रॉ कर ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा खैर अब मुझे इसके ऊपर 14% का इंटरेस्ट देना है। तो आपको कैसे पता 14%, भाई ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ जी 14% का। उससे स्पेसिफिक तो क्या हुआ भाई, उसका तो पूरे साल का निकाल चुका हूँ, उसकी तो कोई रीपेमेंट नहीं, वो तो अलग सूद है, वो तो ऊपर आ गया, वो तो कैलकुलेशन करके साइड में लगा चुका हूँ। अब मैं देख रहा हूँ पूरे साल में सरप्लस पे क्या हुआ होगा, कब कब कितने कितने पैसे कहाँ से निकाले होंगे। खैर 14% मैं कब तक लेके जाऊँ। अब देखो पेमेंट आ रही है अगली 31 जनवरी के ऊपर, नीचे देखो ये लिखी हुई आपके पास पेमेंट आ रही है आपके पास 31 जनवरी 2013 के ऊपर, जो आपकी जेब से जाएगा। तो अगर मैं कहूँ बीच में कुछ भी नहीं है तो 31 जनवरी 2013 पे आपका डेफिसिट और इंक्रीज हो जाएगा। बट अब ऊपर देखें तो आपके जो प्यारे से कस्टमर्स हैं उन्होंने आपको
25 मिलियन के पैसे और दिए हैं, यानी डाउन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। याद करिए मैंने अभी सिखाया था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर यहां पे मैं लिख दूं डाउन पेमेंट receipts from customers। अच्छा, जो डाउन पेमेंट रिसीट फ्रॉम कस्टमर आई है वो 1 सितंबर को आई है। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 31 जुलाई पे जो डेफिसिट आया था वो सिर्फ अगस्त के महीने चलेगा, अगस्त के महीने चलेगा, क्योंकि अगस्त के महीने के बाद जो 1 सितंबर आई, 1 सितंबर आई, ये रही 1 सितंबर आई, इस पे मुझे कस्टमर से पैसे आ गए, तो डेफिनेटली मैं अपने जब उसको फंड्स में डालूंगा तो मेरा डेफिसिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसी एसेट से रिलेटेड है, क्योंकि डेफिसिट भी उसी पे था ना, तो ये इसी को कम करेगा। अब बात समझिएगा, मैंने कहा कि सर मैं इसके ऊपर 14% लगाऊंगा फॉर 1 मंथ। सही जी, जुलाई के बाद अगस्त का महीना आ गया, 30 मिलियन पे 14% इंटू 1/12, तो मैंने कहा ये आ गया 0.35। सही है जी। अच्छा, अब सबसे पहले समझने की बात ये है कि ये वाला जो अमाउंट है ये मेरी कैपिटलाइजेशन से नेट होगा। सर ये वाला कैपिटलाइज होगा क्योंकि आपका यहाँ पे तो कोई इंटरप्शन पीरियड नहीं है। सही है जी। आगे मैंने कहा कि सर ये हो जाएगा कैपिटलाइज, ये डेफिसिट है, वो कैपिटलाइजेशन से नेट हो जाएगा। खैर, अब हमने देखा पैसे कितने हैं भाई कस्टमर से, 25 मिलियन। तो मैंने कहा मैंने 25 मिलियन यहाँ से हटाए, और 25 मिलियन हटा के, अच्छा टेक्निकली इसको मैं पॉजिटिव रखता हूँ, तो ये मेरे पास डेफिसिट बच गया 5 मिलियन का। अच्छा भाई, अब ये 5 मिलियन के डेफिसिट के बाद आप देखें, मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, तो पहली जनवरी को कस्टमर से और पैसा आ रहा है, बहुत सुकून से देखिएगा, 1 जनवरी को कस्टमर से और पैसा आ रहा है, 31 जनवरी को मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो इवेंट दोनों में से पहला कौन सा सर, 1 जनवरी। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं अभी स्ट्रेट सुकून से इसको दिसंबर तक जो है ना ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैंने ये कहा कि भाई अगर आप 1 सितंबर पे मौजूद हैं तो यहाँ पे मैं 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 14% का सूद पे करूंगा। तो सर हमने कहा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। सही जी। तो मैंने कहा 5 मिलियन पे 14% इंटू 4/12, तो मैंने कहा ये आ गया 0.23। ये भी क्या होगा सर, कैपिटलाइज होगा, जनरल बोरिंग के ऊपर हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। खैर, अब हम आ गए 31 दिसंबर के ऊपर। सर 31 दिसंबर के बाद हमें जो है देख लेते हैं पैसे मिले सर, 1 जनवरी को मिले, ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सही जी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही है भाई, आपकी है 15 मिलियन की। तो सर जब 15 मिलियन की आपने जैसे ही यहाँ पे पार की तो ये हो गया 10 मिलियन का अगेन सरप्लस। तो सर अब जब ये सरप्लस हो गया तो मैं इस पे क्या खाऊंगा, इनकम। खैर, जब मैं इनकम कमाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि देखें ये ऑल टुगेदर आपके वही पैसे थे, ऑल टुगेदर आपके वही पैसे थे, तो मैंने कहा इसके ऊपर जब मैं इनकम कमाऊंगा 10 मिलियन के ऊपर, तो आप ये देखें कब तक सर, सिर्फ 1 महीना, क्योंकि 31 जनवरी को फिर पैसे जाने हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं इसको सिंपली 1/12 कर दूं, तो 10 मिलियन इंटू 0.8 इंटू 1/12, तो 0.067, 0.067 आपने कहा सर ये हो जाएगी कैपिटलाइजेशन नेट। क्लियर है भाई। आगे फिर आपने कहा कि सर 31 जनवरी को आपने किसको पैसे पे करने हैं, सर आपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे पे करने हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट आपके पास आ रही है 40 की। तो मैंने कहा सर अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट 40 दिखाऊंगा तो मैं फिर आ गया डेफिसिट में, क्योंकि 1 महीना घसीट के मैं आगे तो लेके आ ही गया था। अब सर हम यहाँ पे कुछ जगह बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि लग तो नहीं रहा कि बन पाएगी, बट हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, डेफिसिट आ गया, और इसको हम अगर यहाँ से कटाएं तो हम ये कहेंगे भाई
एक मिनट रुकिएगा भाई, ये उठा के मैं ऊपर ले जाऊं ताकि जो हल्का फुल्का बाकी है ना वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। चलें जी, 30 मिलियन आ गया। अच्छा 30 मिलियन आपके पास आ गया 31 जनवरी के बाद कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट के बाद। फिर मैंने ये कहा 31 जनवरी के बाद आप अब देखें, अब आपका पहला इवेंट कौन सा है सर? अप्रैल आ रहा है और फिर मई आ रहा है, सही जी। तो अब हमने कहा कि भाई कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट है, कब तक? अप्रैल तक। तो मैंने कहा आप इसको ले जाएं 1 अप्रैल तक। तो सर कितनी इंस्टॉलमेंट आ रही है आपके पास? 18 मिलियन की। जैसे ही आपने इसमें इसको ऐड किया तो 30 में से 18 वापस हो गए, तो ये 12 मिलियन का आपके पास डेफिसिट बच गया। अच्छा 12 मिलियन का डेफिसिट आपके पास आ गया सर 1 अप्रैल को, पर खैर पहले इसके ऊपर तो आप इंटरेस्ट दें 14% का। तो सर मैंने कहा कि अगर 31 जनवरी था तो फरवरी मार्च कितने महीने हो गए? 2 महीने। तो सर 30 मिलियन के ऊपर 14% इंटू 2/12, तो आपने कहा 0.7 आ गया। सही जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अभी 0.7 आया है ये आया आपके पास मार्च और अप्रैल का, सॉरी फेब और मार्च का। यहाँ पे लिख भी देते हैं फेब टिल मार्च 2013। अब जैसे ही मैंने मार्च का नाम सुना तो मैंने देखा मार्च तक तो आपका इंटरप्शन पीरियड था, तो इसके दो हिस्से बना दें, एक पीएनएल एक कैपिटलाइज। तो सर 0.7 को अगर डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 0.35 और ये आ गया 0.35, क्योंकि इंटरप्शन पीरियड का इंटरेस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा, ना उस पर आने वाली इनकम नेट होगी। तो सर मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि सर मेरे पास 30 मिलियन पे 14% का सूद सही है फॉर 2/12, और ये 0.7 है कि इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो आधा आधा हो जाएगा। सही जी, तो ये यहाँ तक सही हो गया। खैर अब ये आ गया 12 मिलियन का डेफिसिट 1 अप्रैल तक। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कब गई है? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट गई सर 31 मई को, तो अप्रैल और मई 2 महीने। क्या मैं 2 महीने इसके ऊपर 2 महीने 31 मई तक 14% का सूद दूंगा? सर जवाब आता है यस। तो सर मेरे पास यहाँ पे 12 मिलियन इंटू 0.14 इंटू 2/12 कितना आ गया? 0.28। अच्छा जब ये 0.28 आ गया हमारे पास, तो अगर मैं देखूं ऑल टुगेदर तो मेरे पास सर अप्रैल को जो पेमेंट हुई तो ये आ गया अप्रैल और मई, अप्रैल से लेके मई 31 तक। सही है जी। अब 31 मई को एक और पेमेंट हो गई, वो ये रही 2013 की 48 की। तो मैंने कहा कि सर जब यहाँ पर 31 मई को 48 मिलियन की पेमेंट हुई है, 31 मई को 48 मिलियन की जो पेमेंट हो रही है, तो आपका टोटल डेफिसिट कितना हो गया? सर टोटल डेफिसिट हो गया आपका 12 प्लस 48। तो मैंने कहा सर 60 मिलियन। इस 60 मिलियन के ऊपर 14% फॉर 1/12। अच्छा खैर पहले तो उस पर भी लिख दें कि अप्लाइज होगा, और 60 मिलियन के ऊपर 14% इंटू 1/12 कितना आ गया सर? 0.7। ये भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। तो सर ऑल टुगेदर हम पूरी वर्किंग बना चुके हैं जिसके अंदर हमें पता है क्या चीज़ कैपिटलाइज होनी है क्या नहीं होनी है। आप सर आ जाएं, मैं इसकी रिक्वायरमेंट आपको बता दूं, और जिसमें हम ये लिखेंगे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। आ गया बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। चलें जी, मैंने कहा सर सबसे पहले आप बात कर लें स्पेसिफिक बोरिंग के इंटरेस्ट के ऊपर। हाँ भाई, स्पेसिफिक बोरिंग के इंटरेस्ट में 3.3 आपने चिपकाना है। सही है जी, हमने कहा ये आ गया। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सही जी जनरल बोरिंग इंटरेस्ट।
अच्छा भाई, जनरल बोरिंग इंटरेस्ट के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट कैपिटलाइज। अच्छा भाई, जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हमने निकालना है, जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हमने निकालना है वो हम यहाँ से प्लस कर लेते हैं, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। देखें, कैपिटलाइज करना है, 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 सही है जी। वो नेटिंग बाद में देखते हैं। 0.35, 0.23, 0.35, 0.28 और 0.7। तो आपने कहा 1.91, सही आ गया 1.91। और आपने कहा सर इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन, या सिंपल रख दें इंटरेस्ट नेटेड। तो सर इसको हम येलो से हाईलाइट कर लेते हैं। मैं कहता जो इंटरेस्ट नेट होना है, एक ये होना है, एक ये होना है। आई थिंक इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 0.033 या 0.067, तो आपने कहा 0.1 आ गया एग्जैक्ट। तो आपने कहा सर मैं यहाँ से 0.1 एग्जैक्ट माइनस करूँ, तो 3.3 प्लस 1.91 माइनस 0.1, तो आपके पास आ गया 5.11। सर दिस इज द बोरिंग कॉस्ट to be capitalized for the year 2013। तो सर जो रिक्वायरमेंट थी हमने उसके हिसाब से उसको बता दिया। बट खैर देखें, आपने याद रखना है कि रिक्वायरमेंट जैसी होगी वैसा उसका आंसर होगा। चाहे वो टोटल पीपी पूछे, चाहे वो ये पूछे कि सिर्फ ये बता दो फॉर द ईयर की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सवाल के साथ। जज़ाकल्लाह।